पॉलिटिकल डिस्टरबेंस पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। तो 2014 से पहले कांग्रेस थी, तो बहुत बंदे आज भी बोलते हैं कि कांग्रेस को ही होना चाहिए था, बहुत बंदे बोलते हैं कि बीजेपी अच्छी है, बहुत लोग कहते हैं कि दोनों ही बेकार है। लेकिन कुछ आम आदमी भी जाते हैं जिन्हें थोड़ा फ्री का चाहिए होगा। ये वही है कि दोनों बेकार है। हाँ। तो इस फील्ड में मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर बंदा ना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करता है। मे भी हम कांग्रेस को बोलें कि उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसीज में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं किया, लेकिन अगर मैं पूरी इंडिया की बात ना करूं, सिर्फ दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हमारी चीफ मिनिस्टर श्री शीला दीक्षित थी। तो शी वॉज सच अ ग्रेट लेडी। उन्होंने दिल्ली का ऑलमोस्ट मैपिंग ही बदल दी पूरी। दिल्ली इतनी बर्बाद थी कैपिटल होने के बावजूद भी, लेकिन शीला दीक्षित मैम के राज में वो इतनी अच्छी हो गई ना कि अब दिल्ली अच्छी खासी रहने लायक है। अब क्रिटिसाइज करने वाले आज भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वहाँ पे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, क्रेनें चलती रहती हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं है। पूरी दिल्ली बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई है और हो भी रही है। देखो ऐसा तो है नहीं है कि जिनमें रोम भी खड़ा नहीं हुआ था। सही बात है यार, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो इसमें शीला दीक्षित जी के बाद अब केजरीवाल आए हैं, ये भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अब भैया ना कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर हम लोग केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि मतलब ये बंदा कुछ काम नहीं कर रहा, ये बंदा फलाना है, ऐसा है वैसा है, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। अगर हम ये देखें कि ये फ्री बीज के नाम पे जो वोट बैंकिंग चल रही है, ये फ्री बीज अगर हम हटा दें, मैं केजरीवाल को एज अ पर्सनैलिटी मैं ऐसे देखता हूँ कि मे बी वो तो हिस्ट्री बताएगी ना कि वो अच्छे चीफ मिनिस्टर थे या बुरे। एज अ पर्सनैलिटी वो इतने मतलब ग्रोथ माइंडसेट के इंसान है। एट फर्स्ट ग्लांस उन्होंने आईआईटी को क्रैक किया, आईआईटी क्रैक करने के बाद उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया, ही सिलेक्टेड एज एन आईआरएस। उसके बाद उन्होंने वहां से ही गॉट इनटू अ ग्रुप ऑफ अन्ना हजारे। ठीक है, अन्ना हजारे के साथ रह के उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल बेस मजबूत किया, एंड नाउ ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो अगर ऐसे देखें एज ए ह्यूमन बीइंग, वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही ऐशो आराम से आए होंगे। ऑब्वियसली वो भी मिडिल क्लास ही रहे होंगे, या अगर मैं बोलूँ कि रिच भी थे, तो रिच रह के भी चीफ मिनिस्टर बनना दिल्ली का हलवा तो है नहीं। तो ये पर्सनल अचीवमेंट के हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि भाई बंदे में बुदा है। अब इस चीज पे मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता कि एज ए चीफ मिनिस्टर वो कैसे हैं, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव में बोलूंगा तो मैं बिकाऊ हूँ, अगर मैं नेगेटिव में बोलूंगा तो मैं मोदी भक्त हूँ, अच्छा मैं बन ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं इस चीज पे कमेंट ही नहीं करूंगा। I'd rather be a diplomat। तो अब शीला दीक्षित जी की अगर मैं बात करूं, शी वॉज सच अ ग्रेट लेडी ना, उन्होंने हर चीज पे काम किया, वेदर इट बी ट्रेड या फिर हमारे कम्युनल जितनी भी चीजें होती हैं, कास्टिज्म, और पॉलिटिक्स काफी क्लीन था दिल्ली का उस टाइम। राइट्स का रेट अगर देखो कम था, फ्रीबीज नहीं थी, लोग मेहनत का खाते थे। अब इस चीज पे आप ऐड कर सकते हो कि मतलब अंडर द टेबल भी काफी ट्रांजैक्शंस होती थी। लेकिन रोक तो अब मैं वही कह रहा हूँ, रोक तो अब भी नहीं सकते। डिमोनेटाइजेशन हुई, क्या रुक गया काला धन। और इसमें मैं उन लोगों को दोष नहीं दे रहा जो पॉलिसी मेकर्स हैं। मेरे नजरिए में इस देश के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सबसे ज्यादा साफ लोग हैं। इस देश में अगर कोई गंदगी मचा रहा है तो वो है इस देश का नागरिक। अब हम ऐसे देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें रोका, उन्होंने बोला कि 5,000 रुपए का चालान बनेगा। वो बोलते हैं क्या जनता को कि 500 रुपए दे दो छोड़ देंगे? ये जनता बोलती है ना कि सर थोड़ा कर दो, क्योंकि आप अपने को 4,500 रुपए बचाना चाहते हो। दैट्स व्हाई आप अंडर द टेबल 500 रुपए खिसकाते हो। तो चोर और करप्शन कर कौन रहा है? जनता कर रही है ना।
लेकिन ये नैरेटिव सेट कौन करता है कि पॉलिटिशियंस चोर है? ये भी जनता ही करती है। पॉलिटिशियंस कितना सुधार देंगे तुम्हें? वो पॉलिसीज बना सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उनको रेगुलेट कर सकते हैं और सारी बॉडीज उन पे काम कर सकती हैं, लेकिन जब हम ही ऐसे सोच के बैठे कि हम चोरी करेंगे ही करेंगे। एक बहुत बड़ी गुजराती में कहावत है कि अगर रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत दे के छूट जाओ। अगर ऐसा माइंडसेट इस जनता का है, घंटा हम प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखो, वो मतलब पब्लिक प्लेसेस में जाके लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन IAS। पहली चीज जो मेजॉरिटी लोगों के मुंह से निकलती है कि करप्शन बहुत करते हैं। करप्शन अगर वो करते हैं तो उनके पास वो पैसा देता कौन है? ये सोचते हो? और अगर अब ऐसे सोच, तू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मैं इंडिया हूं, तू एक सुपीरियर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब इतना पागल तो तू है नहीं कि तेरे को पता न लगे कि इंडिया में चल क्या रहा है। तू ग्लोबल पावर है, तू कोई छोटा केजी का बच्चा नहीं है। जब तुझे समझ आ रहा है कि इस देश में लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इस देश की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, और अगर तेरी पॉलिटिक्स उस लेवल पे क्लीन है, तेरा करप्शन रेट लेस है, तो तू एक ऐसे देश को अपने साथ रखेगा जो कि इन द लॉन्ग रन तेरे को प्रॉब्लम ही करने वाला है। यही रूट हुई कि कांग्रेस के टाइम पे हमारे फॉरेन रिलेशंस खराब थे। दैट्स व्हाई ब्रिटेन जैसी जगहों पे नैरेटिव्स थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब वो बात अलग है कि ऋषि सुनक एक हिंदुस्तानी और वो कुत्ते को लेके पार्लियामेंट में घुस गया। तो मेरे नजरिए में तो दैट वाज अ स्लैप, दैट वाज अ बिग स्लैप। लेकिन आप ऐसे किसी को उंगली नहीं कर सकते कि मतलब ये बंदा बुरा है। भाई वो बंदा बुरा है तो बुराई कर कैसे रहा है, ये भी तो देखो। या तो फिर आप बहुत ही मायोपिक हो, आपको सिर्फ एक साइड का ही कॉइन दिखता है। टॉस करते तो हेड और टेल दोनों पूछते हैं ना, या ये बोलते हैं हेड और हेड, दोनों पूछते हैं ना। तो दोनों साइड देखो तो कॉइन के, उसके बाद जज बनो। पुरानी पॉडकास्ट में भी हम दोनों ने बोला था कि अपनी औकात में रहो और पहले स्टूडेंट बन जाओ rather than becoming a judge। अगर हम फॉरेन रिलेशंस पे देखें या ध्यान दें उन पे, तो मोदी के आने के बाद क्या फर्क दिखा है, वो क्या है, पहले ना इंडिया को थोड़ा बड़ा लो सा समझते थे, इंफीरियर कि भाई इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इन्हें कंट्रोल करने की जो भी पावर्स है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि अच्छी तरह कंट्रोल कर पाए। मैं सच बताऊं तो मेरे को इस चीज पे अब हंसी आती है, क्योंकि अगर इंडिया पे रिसोर्सेज की कमी है तो रिसोर्स है कहाँ? वही बात है ना कि रिसोर्स तो चलो कमी नहीं है, लेकिन उसे आप ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, उसे लगा नहीं पा रहे जहाँ वो लगना चाहिए। डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीड से ज्यादा। तो क्या, तो मोदी आए, इन्होंने मेनली डेवलपमेंट बहुत अच्छी करी है, हर चीज में देख लो। अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी, या हाईवे सेक्टर कह सकते हो आप, उसमें भी बहुत चेंज आया है जब से नितिन गडकरी जी आए हैं। अब आप ये देखो कि जो चीज पहले इतना टाइम लगता था, मैं मान लो आपको 1000 एग्जांपल देता हूँ, 1000 किलोमीटर का आपको एक हाईवे बनाना है, उसमें आपको लग जाते थे कि 1.5 साल 2 साल बनाने में, और वही चीज अब नितिन गडकरी के अंडर 3 महीने 4 महीने में खत्म हो रही है। बहुत विजनरी आदमी है विद फाइनेंस। यस। और पहले क्या था यार, सरकार आपको पैसे देती है, 1000 करोड़ आपको दे दिए, आपको इतना लंबा स्ट्रेच खींचना है हाईवे का, 1000 करोड़ में से 200 करोड़ तो लग रहे हैं, 800 करोड़ घूम ही रहे हैं इधर उधर, 200 करोड़ में फिर वो सिस्टम में घूम रहे हैं। तो 200 करोड़ रुपए में क्या बना लो आप इतना लंबा स्ट्रेच? जितने में अगर आप 1000 करोड़ पूरे उस पे इन्वेस्ट करते, स्ट्रेच बन गया तो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेच बनेगा वो। तो अगर 1000 करोड़ रुपए आप पूरा उसमें लगाते, उसकी क्वालिटी ऐसी बनती कि आपको 100-150 साल तक उस पर वापस काम नहीं करना पड़ता। 200 करोड़ रुपए आप लगा के उसमें आपने ऐसा मटेरियल यूज किया है, करते रहो रिपेयर करते रहो बार बार। इन रिपेयर के चक्कर में ही एक्सीडेंट कितने होते हैं। और भी चीजों में अगर हम देखें, डिफेंस का देखते हैं,
डिफेंस में हमने फ्रांस से राफेल इंपोर्ट कराए थे, अभी फिर से प्लान है कि 27 राफेल्स और इंपोर्ट कराने वाली है फ्रांस। इसमें मैंने पढ़ा था, पता नहीं है रूमर है या न्यूज है या मतलब वही होता है ना 10 मुंह 10 बात हो जाती है, लेकिन जिस सोर्स से मैंने पढ़ा था वो था द हिंदू। वहां पे लिखा हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स के नजरिए में इंडिया विल बी द नेक्स्ट हब ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, हाउ विल आई नो, लेकिन ये मैंने पढ़ा था। और हिंदू पे अगर कोई शक कर रहा है तो वो तो थोड़ा गलत, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ। हाँ, और अगर हम यार हर चीज में देखें ना, फॉरेन रिलेशंस का ही देखते हैं, अगर हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे नहीं होते अभी भी, तो एप्पल जैसी कंपनी या जो भी बड़ी बड़ी है वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं कर रही होती सेटअप। बिजनेस का मतलब है भाई पैसे में बढ़त, और अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आप वो काम नहीं करोगे। इंडिया में कुछ होगा तभी वो लोग आ रहे हैं ना। अब सारे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ज्यादातर जो भी फैक्ट्रीज थे या आउटलेट्स थे जिस भी चीज के या गोडाउन्स थे बड़े बड़े, वो थे मेनली चाइना में, क्योंकि वहाँ को सस्ता, क्योंकि चाइना में कोई भी प्रोडक्ट आप मान लो मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल हो गया, उसकी जो लागत कह लो, ये सब बहुत सस्ती है, लेबर बहुत सस्ते में अवेलेबल है वहाँ। तो ज्यादातर कंपनियां यही चाहेंगी ना कि हम सस्ते में खरीद के जितना सस्ता प्रोडक्ट, जितना सस्ता प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो अब वही चीज इनके यहाँ चिप शॉर्टेज हुई थी अभी बीच में, उस वजह से अभी भी चल रही है। हाँ, तो वर्ल्ड लेवल पे यार वो दिक्कत तो आई है। इंडिया की बात तो है नहीं खैर, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ये आईसी चिप्स के लिए यहीं से इंपोर्ट कराती हैं अपना चाइना से माल। अब इनका थोड़ा कटआउट सा हो रहा है, तो सारी कंपनीज जितनी भी हो इंडिया में आना चाहती हैं। अगर हम ये देखें यार कि चाइना से सस्ता पड़े ना पड़े, ये तो मैं इतना श्योर हूं नहीं, लेकिन हाँ फायदा बहुत पड़ेगा। यहाँ डिपेंड कर सकते हो आप एक कंट्री पे, लंबे टाइम तक आप डिपेंडेंट रह सकते हो कि यहाँ से आपको शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, ना क्वालिटी की यहाँ दिक्कत होगी, और आपके पास जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपको माल अवेलेबल रहेगा। शॉर्टेज तो यहाँ लेबर की कमी है ही नहीं, लेबर तो आपको यहाँ मिल जाएगी, एक्सेसिव, यहाँ पे एक्सेसिव लेबर का केस है। हाँ, लिमिट ही नहीं है यहाँ, आपको काम की जरूरत है आप पर घंटे के हिसाब से यहाँ उठा सकते हो। तो अब वो है कि एक तो स्किल्ड लेबर हो गई। अब छोटी मोटी कंपनी में ऐसा तो नहीं, सड़क पे गए और 5-7 उठा के ले गए, वहाँ प्रोडक्शन हो गया, तो सारा काम ही और बेकार कर देंगे। स्किल्ड लेबर की जरूरत है, और उन्हें कैसे आप काम सिखाते हो वो बहुत मैटर करता है। ट्रेन लेबर इंडिया में बहुत डेवलपमेंट आ रही है हर सेक्टर में, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अब भी हम पीछे हैं। ये जब इतने बड़े नेशंस या फिर इतनी बड़ी रिपोर्ट से कह रही हैं कि अगले 10 साल में इंडिया इज द सुप्रीम पावर, या अगले 10 साल इंडिया के हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में कह लो। अब तूने भी एक बात कही कि आर्म्स और एमिनेशन का हब होगा, तो ऐसी तो नहीं कह रहा होगा कोई भी। ये जो हम बात कर रहे थे कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, या टू बी वेरी प्रिसाइज कि अब इंडिया एक इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। जैसे पिछली पॉडकास्ट में मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी एक्सप्लेन की थी इंडियन सोसाइटी की, कि इंडियन सोसाइटी के लोग इंडिया की सोसाइटी को छोड़ के बाहर जा रहे हैं टू अर्न मोर मनी, जस्ट बिकॉज उनका फॉरेक्स बढ़ा है। अब कितने टाइम तक बढ़ा है मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि कितने टाइम तक वो लोग अपना फॉरेक्स बड़ा सस्टेन कर सकते हैं। अमीर होना बहुत आसान है भाई, अमीर रहना मुश्किल है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तेरे को समझ गाड़ी खरीदनी है, तो तू किस बेसिस पे अपने वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगा बिना किसी ब्रांड का नाम लिए? रिलायबिलिटी, सबको पता है ये सबसे रिलायबल ब्रांड है कौन? मेरे नोन में देयर इज अ गुजराती ट्रेडर, वो मेरे को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा आप तब कमाते हो जब सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे होता है। इन टर्म्स ऑफ मॉरल्स, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, मेरे को इंडिया से बड़ा प्लेग्राउंड लगता ही कोई। अगर मैं देखूँ ना तो बाहर की कंट्रीज में, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग इमोरल, लेकिन एथिकली और मॉरली हम ज़्यादा सुप्रीम है। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा ये बोल के कि हम सुप्रीम है, आई एम जस्ट सेइंग कि हम सुप्रीम हैं। तो अगर बाय चांस जैसे तूने बोला कि चाइना से हो सकता है, चाइना की कंपैरिजन में इंडिया में प्रॉफिट थोड़ा कम हो, बट स्टिल दे आर कमिंग, तो वो क्यों आ रहे हैं?
जस्ट बिकॉज एक ट्रस्ट है कि यार यहाँ पैसा मरेगा नहीं, थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट हो, कम प्रॉफिट हो, यहाँ पैसा नहीं मरेगा। हाँ। अब ये देख ज्यादातर लोग एफडी ही क्यों कराते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, मैं अभी 100 गिना सकता हूँ, लेकिन आरडी एफडी ठीक है, लेकिन लोग एफडी पे ज्यादा जाते हैं। क्यों? अब हम उसको एक एंगल दे सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों को पता ही एफडी है तो जाएंगे ही एफडी में। लेकिन जो असली रीजन है वो ये है, चाहे एफडी में इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन लोगों को अंदरूनी एक होप होती है कि हमने अपना पैसा बैंक्स को दिया है एंड बैंक स्टेबल करते हैं कि अगर हिंदुस्तानी आवाम का पैसा हमारे पास है तो पैसा मरेगा नहीं। तो भरोसे की गेम है ना सारी, सारा होप पे चलती है हर चीज। अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर, मोरालिटी एंड एथिकली इफ यू आर करेक्ट, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एन इंडियन। इंडिया की बेस ही ये है, बेस ही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा केयर होती है, अच्छी तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ऐसे ही किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। हाँ, कि भाई अपना फायदा निकल रहा है तो सामने वाले को छोड़ दो। मैं हमेशा वीडियोस में ये बोलता हूँ कि मतलब देखो, ग्लोबल पिक्चर देखो, अगर आपको आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए कहीं और जाना पड़ता है जाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने देश को बुरा तो मत बोलो। हाँ, ये मेन चीज है। पहले एजुकेट हो जाओ, देखो तो कि आपका ग्रेट कितना ग्रेट नेशन है। अगर फिर आपको लगता है आपके नजरिए में ग्रेट, तो ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपको सजा तो मिलनी नहीं, जाओ बाहर। बट ये मैं मानता हूँ कि भाई मेरा नेशन बहुत